और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरीज। आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र को सशक्त बनाने में भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है। इससे पहले मिला था लेकिन बहुत कम था, छोटा था। सरकार के मुताबिक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को यह भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में मिला है। इसकी कैपेसिटी अगर आप देखें तो लगभग 60 लाख टन है। 60 लाख टन लिथियम के साथ ही सोने के 5 ब्लॉक्स भी मिले हैं। सरकार के मुताबिक लिथियम की यह पहली साइट है जिसकी पहचान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की है। आपको बताएं कि लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल यानी कि अलौह धातु है। इसका इस्तेमाल आपके मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगने वाली बैटरीज में किया जाता है। ये एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। लिथियम का इतना बड़ा भंडार मिलना बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि भारत लिथियम के लिए अभी पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। इस भंडार के साथ ही भारत लिथियम रिजर्व के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया है। जी हां, भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा हालांकि आयात करता है, लेकिन रिजर्व के मामले में हम सेकंड नंबर पर आ गए। 2020 में भारत का लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर रहा। भारत अपनी लिथियम आयन बैटरीज का करीब 80% हिस्सा चीन से मंगाता है। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलीविया जैसे लिथियम के धनी देशों की खदानों में हिस्सेदारी खरीदने पर काम भी कर रहा है। भारत लगातार देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने में जुटा हुआ है। पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट होने के लिए लिथियम सबसे अहम चीज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लिए लिथियम की महत्ता बढ़ रही है, बल्कि पूरी दुनिया में लिथियम का भंडार, लिथियम के प्रति जो है चाहत लोगों की बढ़ रही है, देशों की बढ़ रही है। हर कोई चाहता है कि उनके यहाँ लिथियम का भंडार हो और यही वजह है कि लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। लिथियम की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की माने तो इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि दुनिया 2025 तक लिथियम का शॉर्टेज दुनिया में हो सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2021 में ग्लोबल लिथियम प्रोडक्शन 1 लाख टन के आंकड़े को पार कर गया है। 2010 के मुकाबले 4 गुना ये ज्यादा है। दुनिया भर की लिथियम की जरूरत का 90% सिर्फ 3 देशों से आयात होता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, चिली और चीन शामिल है। और चलिए, इस लिथियम भंडार का मिलना कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है देश के लिए, क्या जो हम पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ गए हैं, उसमें ये किस रूप में मदद करेगा, क्या है फ्यूचर इस भंडार के मिलने के बाद। चर्चा के लिए इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। Log9 मटेरियल्स के फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर अक्षय सिंघल हमारे साथ हैं। डॉक्टर सिंघल, वेलकम टू द शो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितना सिग्निफिकेंट है 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार की खोज ईवी बाजार के लिए, ये क्या मायने रखती है? ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ स्टोरी है उसमें इस स्टोरी को आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर सिंघल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बहुत हल्की आ रही है। ऑलराइट, कितना सिग्निफिकेंट है 5.9 मिलियन टन के लिथियम का भंडार का मिलना? क्या क्या इससे बदल जाएगा? सॉरी, आप रिपीट कर सकते हैं? हेलो। या श्योर। डॉक्टर अक्षय, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है, आप कैसे एनालाइज करेंगे, कितना सिग्निफिकेंट आप मानते हैं 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार का मिलना? ये बहुत सिग्निफिकेंट है बिकॉज अगर आप देखेंगे कि जिस तरह की टेक्नोलॉजीज लिथियम आयन बैटरी के प्रत्यक्ष में आज की डेट में इंडिया में डेवलप हो रही हैं, हमारी कंपनी Log9 खुद जिस तरह की लिथियम आयन बैटरीज और केमिस्ट्री डेवलप कर रही है, तो बाकी सब जो काफी स्केर्स मिनरल्स थे लाइक कोबाल्ट, निकल, उनका तो फिर भी वी हैव बीन एबल टू मतलब टेक केयर ऑफ कि उसकी जरूरत ना पड़े ज्यादा हमारी प्रोडक्ट्स और बैटरीज को बनाने में। बट लिथियम जो एक ऐसी चीज है जिसके बिना काम नहीं चलाया जा सकता, और अब तक यही था कि इंडिया को बहुत सारा लिथियम दूसरे देशों से, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से और दूसरे लैटिन अमेरिकन देशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर जो ये आज खोज हुई है और ये अगर टेंजिबल निकलती है कि हाँ एक्चुअली हम उन रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। देखिए, एक चीज जो समझने वाली ये है कि जब भी कोई एक नया रिजर्व, कोई भी एक नया मिनरल रिजर्व मिलता है
तो दो तरह के मिनरल रिजर्व्स होते हैं, जिसमें कि एक होता है कि इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है आज की टेक्नोलॉजी के उससे, वो वायबल है एक्सप्लॉइट करना। और एक ऐसा होता है कि जो रिजर्व तो है बट वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेबल नहीं है। तो अभी मैं ये जरूर क्वेश्चन करना चाहूंगा कि ये रिजर्व हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट अभी इस पे और बहुत काम हमें करना है और इसको रेडी बनाना है ताकि हम वो मटेरियल्स निकालना शुरू अभी कर सके और फिर डॉक्टर सिंघल, इससे अभी आगे जो है। डॉक्टर सिंघल, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आप लोगों का क्या अनुमान है? क्या ये एक्सप्लॉइटेबल है? ये एक्सप्लोरेशन जो जिसकी खोज हुई है, क्या अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है इसके माइनिंग की, रिफाइनिंग की, जो भी चीजें इसमें प्रोसेस में लगती हैं, क्या अभी हम इस स्थिति में हैं? मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। ओके, मैं अपनी टीम से बोलता हूं, मैं 2 मिनट लूंगा, अपनी टीम को कहूंगा कि आपका ये जो ऑडियो वाला इश्यू है उसको सॉल्व करें, तब तक दर्शकों को कुछ और जानकारी दे दें। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। भारत का जो ईवी सेक्टर में पेनिट्रेशन का जो लक्ष्य है 2030 तक, वो 30% का है। यानी कि हम चाहते हैं कि 2030 तक पूरी की पूरी जो हमारा जो फ्लीट होगा जो ट्रांसपोर्टेशन में, उसका 30% हम ईवी तक लाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए हमें लंबी रेस तय करनी है, एक लंबी एक यात्रा तय करनी है। अभी जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी 1% तक है, जो टोटल व्हीकल सेल है हमारा 1% से इसको 30% तक ले जाने के लिए हमें एक बहुत ज़्यादा अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता होगी। और उसमें तो हमें सबसे ज़्यादा लिथियम आयन चाहिए होंगे, लिथियम आयन बैटरीज चाहिए होंगे। और इसके लिए एक ऐसा सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा कि हमारे पास ये उपलब्धता रहे इस महत्वपूर्ण एलिमेंट की। इसीलिए कहा जा रहा है, इसके साथ ही साथ हम सेफर और रिलायबल मेथड और अदर मटेरियल के जरिए इस पूरे इकोसिस्टम को और एनर्जी एफिशिएंसी को के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि लिथियम की जो हमारी आयात पर निर्भरता है उसको हम कम से कम कर पाएं। अब ऐसे में ये 5.9 मिलियन का जो हमारे पास ये मिला है, रिजर्व मिला है, ये क्या वाकई में, जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, क्या ये वाकई में 5.9 मिलियन टन का जो अनुमानित भंडार है, क्या ये वाकई में हमको कोई मदद देगा, हमारी ग्रोथ स्टोरी में कोई हेल्प करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी डॉक्टर सिंघल भी बता रहे थे कि सबसे बड़ा इशू तो आएगा इसको इस्तेमाल करने लायक जो पूरी टेक्नोलॉजी है, क्या हम वो विकसित कर पाएंगे? क्योंकि भंडार मिलना एक चीज़, एक बात है, और उस भंडार के द्वारा लिथियम को खोज के उसको इस्तेमाल लायक बनाना एक अलग चीज़ है। तो क्या हम उस स्थिति में हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। डॉक्टर सिंघल, क्या आप मेरी आवाज़ आपको आ रही है? डॉक्टर सिंघल, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? ऑलराइट, आप अनम्यूट हो जाइए और हमें थोड़ा सा इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में बताइए कि क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं हमको इसको इस्तेमाल लायक बनाने में। तो कुल मिला के ये जो लिथियम आयन लिथियम की जो हमें 5.9 मिलियन टन की जो अनुमानित भंडार मिला है, अब इसके बाद इसका क्या सिग्निफिकेंट है? इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित जो योजनाएं हैं हमारी, क्या उसको आगे बढ़ाने में आगे मदद मिलेगी? ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी पर अब सबकी नज़रें हैं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया पेट्रोल और डीजल के जो परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं उनसे हट के अब इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ मूव कर रही है, वैसे वैसे लिथियम की जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है। अच्छा, लिथियम का उपयोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि ईवी में ही हो रहा है, बल्कि जो रोज़मर्रा के सामान है हमारे, जो आपके लैपटॉप्स हैं, उसमें जो हमारे जो मोबाइल हैं उनकी जो, और दूसरे जो गैजेट्स हैं उनकी बैटरीज में भी किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए, क्योंकि ये वो ब्लॉक है जहां पर हम लगातार काम कर रहे हैं और भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो हम अपने इंपोर्ट्स को अगर आपके सामने आंकड़े रखें तो हमारा जो इंपोर्ट है लिथियम बैटरीज का, वो 2017 की तुलना में 3 गुना हो गया 2019 तक, 3 गुना। यानी कि
1.2 बिलियन डॉलर्स का हमने जो आयात किया था वो 2019 में 384 मिलियन डॉलर हो गया। यानी कि हमारी जो मांग है, जो डिमांड है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर हम इस डिमांड में अपने स्वदेशी एक्सप्लोर्ड लिथियम की कहानी को जोड़ दें तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ईवी पेनिट्रेशन को जो 2030 तक हम 30% तक करना चाहते हैं, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए 2025 तक जो हम कह रहे थे कि लिथियम की कमी हो सकती है, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया था, तो उस लिहाज से भी, उस पैमाने पर अगर आपको देखा जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कदम होगा। मुश्किल बहुत है। देखिए मुश्किल एक और है, मुश्किल ये है कि लिथियम के जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ खास किस्म के स्थानों पर जो है वो केंद्रित रहते हैं। दुनिया का अगर आप 50% अगर आप देखेंगे कि लिथियम भंडार कहाँ है, तो अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, सिर्फ यहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसलिए ऐसा भी नहीं कि बहुत डाइवर्सिफाइड इनका मिलने का एरिया हो, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, खास तरह के इलाकों में मिलता है। ऐसे में अगर हम भारत में इसको ढूंढ पा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे ज़्यादा इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। चीन में इसकी रिफाइनिंग हो रही है, बहुत अच्छा, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। मिलता ज़रूर है ये बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना के आसपास, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो उसका हो रहा है सब वो ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों में हो रहा है। तो अभी जहाँ पर हमने डॉक्टर सिंघल से बातचीत छोड़ी थी वो यही था कि अभी सिर्फ मिलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अब इसके लिए उस टेक्नोलॉजी का विकास करना और उसको एक्सप्लोर करके उसको इस्तेमाल लायक बनाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, ये थी हमारी आज की पहली कवर स्टोरी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज की दूसरी कवर स्टोरी का करते हैं रुख, जो कि जुड़ी हुई है आपके और हमारे रोजमर्रा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से। देखिए, अगर आप भी अपने बाल सीधे करवाने के लिए हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो अलर्ट हो जाइए। हाल ही में हुई एक रिसर्च में यह सामने आया है कि परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट की वजह से कैंसर का खतरा हो सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च में यह खुलासा हुआ है। रिसर्च के मुताबिक परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स में शामिल केमिकल्स हेल्थ के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन केमिकल्स की वजह से ही यूटेरियन और ओवेरियन जो कैंसर है उसके खतरा होने का जो खतरा है वो जो बढ़ता जा रहा है। रिसर्चर्स ने केमिकल का ब्रेस्ट और ओवरिन कैंसर से कनेक्शन जानने की कोशिश की। इसमें सामने आया कि ये केमिकल कई तरह के कैंसर की बड़ी वजह बन रहे हैं। रिसर्चर्स ने 33,000 से ज़्यादा अमेरिकी महिलाओं पर यह रिसर्च की। इस रिसर्च में 37 से 74 साल की महिलाएं शामिल थीं। रिसर्च की फाइंडिंग्स 11 साल तक ट्रैक की गई और इस आधार पर जो डेटा तैयार किया गया उसके आधार पर तैयार की गई। रिसर्च के दौरान यूटेरिन कैंसर के 378 मामले मिले। इसके अलावा अमेरिका की अलग अलग अदालतों में महिलाओं ने केस दायर किए। इन केसेस में कहा गया कि परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स में शामिल कैंसर की वजह से उन्हें कैंसर हो गया। अब शिकागो कोर्ट में इन अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज पहले ही लोगों को हेयर डाई और उससे जुड़े हुए उत्पादों के इस्तेमाल को लेकर सचेत कर चुका है। इन प्रोडक्ट्स के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने की आशंका एक बार नहीं कई बार जाहिर की जा चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि ये हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली 3 कंपनियों को पिटिशन में नामजद भी किया गया है। इसमें 2 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। तो क्या वाकई में हेयर स्ट्रेटनिंग आपके सेहत के लिए इतना खतरनाक है? क्या सामान्यतः जो हम हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं क्या उससे भी कैंसर का खतरा है, या जो ये परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है यही ज़्यादा खतरनाक है? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, धन्यवाद। कोई भी इस स्टडी, इस फाइंडिंग के बाद कोई भी चौंक जाएगा, चिंताएं होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने देखा है कि हेयर स्ट्रेटनिंग और उसमें भी परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग का जो चलन है, जो प्रवृत्ति है, वो लगातार बढ़ रही है। कितना बड़ा खतरा है और क्या हम ये पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि हर तरह की परमानेंट स्ट्रेटनिंग से ये खतरा है, या इसमें भी कुछ बिटवीन द लाइंस बातें हैं? सर, हेलो डॉक्टर अंशुमान, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो।
कोशिश करते हैं हम डॉक्टर अंशुमान के साथ जुड़ने की। तो कुल मिला के हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि जो परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आपकी सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा है। क्या हर तरह की हेयर स्ट्रेटनिंग कराने का कैंसर का कनेक्शन है, या फिर कुछ खास तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से ही कैंसर का खतरा है? ये खतरा कितना बड़ा है, क्योंकि भारत में लगातार इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और पहले भी बालों से जुड़े हुए उत्पादों के कैंसर कनेक्शन, सेहत से जुड़े हुए कनेक्शन के प्रति WHO, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और जी बिजनेस पर भी हमने आपको कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से कहा था, वो पहले ही आगाह हो चुके हैं। लेकिन हेयर स्ट्रेटनिंग एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं मिला था कि हेयर स्ट्रेटनिंग करने का कोई कैंसर कनेक्शन हो सकता है। लेकिन अब जो ये लगातार बातें उभर कर सामने आ रही हैं, उसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ये समझ सकें कि हेयर स्ट्रेटनिंग कराते वक्त आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। क्या हर तरह की हेयर स्ट्रेटनिंग जो है वो कैंसर कारक है, या कुछ ही मामलों में कैंसर होने की आशंका है? अब ब्यूटी पार्लर जाने से पहले आपको स्वाभाविक रूप से इस तरह की बातों का संज्ञान तो लेना ही होगा, क्योंकि लगातार ये जो खतरे सामने आ रहे हैं, इसके प्रति आगाह करना बड़ा ज़रूरी है। और क्या सिर्फ हेयर स्ट्रेटनिंग से ही ये इश्यूज़ हैं जुड़े हुए, या फिर बालों को लेकर जो हम दूसरे तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? आप एक बार अगर आप ब्यूटी पार्लर में घुस जाते हैं, सैलून में घुस जाते हैं, तो तरह तरह के ट्रीटमेंट होते हैं आपके बालों से जुड़े हुए। तो सिर्फ हेयर स्ट्रेटनिंग ही आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, या फिर किसी और तरह के ट्रीटमेंट में भी इसी तरह के खतरे हैं? पूरी दुनिया में हज़ारों लाखों महिलाएं अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए, उनको मुलायम बनाने के लिए, उनको स्ट्रेट करने के लिए, ताकि उनकी खूबसूरती में, उनकी अपीयरेंस में इजाफा हो, इस तरह के जो सर्विसेज हैं वो लेती हैं। और हेयर स्ट्रेटनिंग में कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, और यही केमिकल बताया जा रहा है कि ख़तरनाक हो सकते हैं। अब आमतौर पर ब्यूटी पार्लर्स में हेयर स्ट्रेटनिंग जो होती है वो दो तरह की होती है। एक स्थायी होती है, एक अस्थायी, यानी कि एक टेम्परेरी होती है जिसमें आपके बाल कुछ देर तक स्ट्रेट रहेंगे और फिर उसके बाद नॉर्मल आपके बाल हो जाएंगे। और एक होती है परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग, जो कि लंबे समय तक आपके बालों को सीधा रखती है। बात यह है कि दोनों में केमिकल का इस्तेमाल होता है, लेकिन सावधान आपको किस में रहना है, ये थोड़ा समझने की आवश्यकता है। इस पूरी रिपोर्ट के आलोक में हम जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान, किन आधार पर यह कहा जा रहा है कि परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कैंसर से जुड़ा हुआ है, उसमें कैंसर का खतरा है? जी बिल्कुल। देखिए, एक स्टडी पब्लिश हुई जिसका नाम है सिस्टर स्टडी। अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ये स्टडी कर रही थी। उनको कुछ ऐसा शक हुआ कि कई महिलाओं ने कंप्लेन ऐसी दर्ज की, जिसके लिए लॉ सूट भी फाइल हुआ वहां, कि हमारे लाइफस्टाइल में ऐसी कोई समस्या नहीं है, ओबेसिटी मतलब मोटापा नहीं है, कोई हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हमें कैंसर क्यों हुआ। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्टडी कर रहा था ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को समझने के लिए कि हेयर स्ट्रेटनर में जो केमिकल है, इससे ब्रेस्ट कैंसर का कोई रिस्क है क्या। उसका रिस्क तो पता चला ही चला। बहुत चौंकाने वाला विषय साइंटिस्ट के लिए आया कि जो महिलाएं हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कर रही थी, उनमें एंडोमेट्रियल कैंसर मतलब बच्चेदानी के अंदर का, सर्वाइकल कैंसर से कंफ्यूज ना करें, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर कहते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क लगभग 2 गुना बढ़ा मिला। फिर साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया ऐसा क्यों हुआ। उसमें जो केमिकल मिले, एस्ट्रोजन लाइक एक्टिविटी थी, जो महिलाओं के अंदर हार्मोन होता है जिसके कारण बच्चेदानी का कैंसर और स्तन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इस तरह का प्रोडक्ट मतलब उस तरह का एक्ट करने वाला प्रोडक्ट मिला। साथ में फॉर्मल्डिहाइड, कुछ मेटल्स और बिस्फेनॉल ए, एक केमिकल है जो भी कैंसर के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ये सारे तत्व मिले, उसका लिंक जोड़ा गया। अक्टूबर में ये स्टडी पब्लिश की गई, जो हमारा जर्नल है कैंसर जर्नल में, अक्टूबर 2022 में पब्लिश हो गई स्टडी। फिर लॉ सूट में अमेरिका ने जो भी अभी एक्शन लिया है और कुछ डिस्कशन चल रहा है। बिस्फेनॉल ए हमारे आम जिंदगी में प्लास्टिक में भी मौजूद है, ये भी शायद बहुत दर्शकों को नहीं पता होगा, उससे भी कैंसर का रिस्क होता है। एब्सोल्युटली। और मैं पढ़ रहा हूँ सर कि ये स्टडी दरअसल इसलिए की जा रही थी ताकि ये जो केमिकल्स हैं और ब्रेस्ट कैंसर के लिंक को ढूंढा जा सके, लेकिन पता चला कि दूसरे तरह के कैंसर भी हैं। तो क्या ये सिर्फ जो कैंसर आप जिनका जिक्र कर रहे हैं
उन्हीं कैंसर का है या खतरा दूसरे कैंसर का भी है सर? जी, इसमें 3 कैंसर का मेन खतरा पाया गया। हेयर स्ट्रेटनर की खास बात मैं बता रहा हूँ। स्तन का कैंसर जिसको ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, बच्चेदानी का कैंसर जिसको यूट्राइन कैंसर आम भाषा में, टेक्निकल में एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का भी रिस्क उसी से लिंक किया गया। तो 3 कैंसर हो गए, लेकिन उसमें देखा गया कि किनमें ये ज्यादा हुआ, तो अमेरिकन ब्लैक्स में ज्यादा हुआ। ब्लैक्स में बाल कर्ली होते हैं, घुंघराले बाल जिसको कह सकते हैं। उनमें एक बहुत बड़ा स्टिग्मा बना हुआ था कि स्ट्रेट हेयर ही सुंदरता का प्रतीक है, और वो हेयर स्ट्रेटनर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। मतलब साल में लगभग 4 बार टेम्पररी या कुछ लोग परमानेंट हेयर स्ट्रेटनर इस्तेमाल कर रहे थे। दोनों में रिस्क बढ़ा मिला। तो पहले इन्होंने सोचा साइंटिस्ट ने कि शायद ब्लैक में कैंसर का रिस्क हेयर स्ट्रेटनर से ज्यादा है, लेकिन बाद में देखा गया ऐसा नहीं है। हेयर स्ट्रेटनर का कितना इस्तेमाल किया गया है इससे रिस्क ज्यादा, इसलिए ब्लैक में ज्यादा हुआ। तो ये हमारे हिंदुस्तान में भी लोगों को समझना चाहिए कि नेचुरली बॉर्न इज द बेस्ट ब्यूटी। आप उस पर स्टिक कीजिए, अपने लाइफ को, अपने सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए इन केमिकल के साथ। अब हालांकि ये अगर ब्यूटी पार्लर से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं उनसे जुड़े हुए लोग ज़्यादा बताएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको और इस पर रोशनी डाल पाएं कि क्या कोई सेफ स्ट्रेट हेयर स्ट्रेटनिंग जैसी सेफ हेयर स्ट्रेटनिंग जैसा कोई चीज़ है, या हमेशा सतर्क रहें? देखिए दीपक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो ब्यूटी पार्लर वाले बताएंगे, क्योंकि ये एक व्यवसाय और व्यापार से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन फिलॉसफी ऑफ लाइफ, मेडिकल साइंस की थ्योरी दोनों ये बताती है कि इंसान जैसा पैदा हो, जिस कलर कॉम्प्लेक्शन के साथ, जिस हेयर के साथ, जिस टेक्सचर के साथ, जिस हाइट के साथ, वो उस इंसान के लिए बेस्ट ब्यूटी है। नंबर 1, जिस रीजन में पैदा हो वो रीजन उसके लिए बेस्ट है। इसीलिए कहा जाता है रीजनल खाओ और सीजनल खाओ, ताकि आपके बॉडी को सूट करे। तो स्ट्रेट करने की परंपरा चली, या कलर कॉम्प्लेक्शन की परंपरा चली कि व्हाइट जो दिखता है, सफेद जो दिखता है, गोरा दिखता है, वही सुंदर होता है। उसमें रिसेंटली आपने सुना होगा, एक फेयरनेस ब्यूटी प्रोडक्ट से एक घर में माँ, 2 बच्चियों, तीनों का किडनी फेल हुआ। बाद में पता चलेगा उसमें मरकरी की मात्रा बहुत ज्यादा थी फेयरनेस क्रीम में, जिसके कारण ही हुआ। तो बेहतर मेरे सलाह में ये है कि बेवजह के ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। तो क्या करें आप? नेचुरली अवेलेबल सारी चीजें जो हमारे एंशियंट कल्चर में मेहंदी का इस्तेमाल और सारी चीजें जो नेचुरल प्राकृतिक सोर्स से आता था, उसका इस्तेमाल करें, आपके लिए सेफ है। ये आपने सही बोला, और हमने इनफैक्ट इन दोनों इश्यूज को कवर किया जो कुछ दिनों पहले, जो त्वचा का गोरा करने का, और इसमें हमारे शो में भी साफ बात उभर कर सामने आई, जो सर कह रहे हैं कि जो नेचुरल ब्यूटी है, जो आपका जो प्राकृतिक रूप है, वही सर्वोत्तम है। और इस बात को स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे सोसाइटी में जो ये तरह तरह की जो ये अवधारणाएं बना दी गई हैं, अब इनसे पार पाने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे हम समाज को अगर एक परिपक्व समाज के रूप में आगे बढ़ना है, एक मैच्योर समाज के रूप में आना है, तो इस तरह की दकियानूसी और बचकानी चीज़ों से हमको बाहर निकलना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, अब हेयर स्ट्रेटनिंग जो है वो कर्ली हेयर का तो कॉन्सेप्ट में ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ आजकल आम महिलाएं भी जो हैं, जिनके बाल हेल्दी हैं और कमोबेश इतने ज़्यादा कर्ली भी नहीं हैं, उनको भी खास मौक़ों पर बाल पूरी तरह से स्ट्रेट करने की आदत रहती है। तो अब ये जैसा हम बता रहे थे रिपोर्ट में कि 2 तरह से, एक तो आप नॉर्मल करते हैं जिसमें आप अपना बालों को आयन कर देते हैं, जिसमें 1-2 घंटे 2-4 घंटे के लिए आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, और दूसरा ये जो परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग का कॉन्सेप्ट है। तो आप एक चिकित्सक, एक डॉक्टर होने के नाते कुछ सलाह देंगे कि किन बातों का ध्यान रखना है, किन का नहीं रखना है, या आप कहेंगे कि नहीं, कंप्लीटली अवॉइड कीजिए केमिकल का इस्तेमाल बालों पर? जी बिल्कुल। देखिए, परमानेंट हेयर स्ट्रेटनर जिसकी बात कह रहे हैं, वो भी इन एक्चुअल सेंस परमानेंट नहीं है। 4-5 महीने की उसकी लाइफ होती है, वापस आपको कराना पड़ता है, जिसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है। जो आपने टेम्पररी बात बताई 2-3 घंटे के लिए आयरन की तरह या प्रेस करके या स्टीम से, जैसे भी आप हेयर स्ट्रेटन करते हैं, उसमें एज सच कैंसर जैसा या किसी खतरनाक बीमारी जैसा रिस्क तो नहीं है। लेकिन बाल के ऊपर केराटिन, जिसके कारण बाल आपका शाइनी, ब्लैक, ब्राउन, ब्लोंड, जो भी कलर है दिखता है, मतलब हेल्दी बाल दिखते हैं, ये उसको डैमेज करता है केराटिन को। उसके डैमेज के कारण आपका जो स्प्लिट हेयर एंड या बाकी सारी समस्याएं, बालों का कम घना होना या बालों का झड़ना, ये शुरू हो जाएगा। तो जिस सुंदरता के लिए आप कर रहे थे, उस पे आघात पहुंचाता है।
केमिकल ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म पहुंचाएगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म पहुंचाएगा। तो बेहतर ये है कि आप नेचुरल ब्यूटी को एक्सेप्टेंस करें। दूसरा, एक मुहावरा हिंदुस्तान में बहुत चलता है, आप रूप भोजन पर रूप श्रृंगार। इसका लोगों ने ये मतलब समझ लिया कि पर रूप श्रृंगार मतलब दूसरे के हिसाब से श्रृंगार करो। तो मर्दों को भी या बाकी औरतों को भी ये सोचना चाहिए कि नेचुरली ब्यूटी को एक्सेप्ट करें, ना कि पार्टी में महिलाएं बेवजह सब कॉन्शियस लेवल पे इन्फ्लुएंस होके आए कि स्ट्रेट हेयर ही ब्यूटी का प्रतीक है, इसको दिमाग से निकाल दें। बिल्कुल, और एक तरह का एक डाउट पैदा कर दिया जाता है। हमने देखा इंस्टाग्राम पे लोग, बच्चे खास तौर से, अपने लुक्स को लेकर सेल्फ क्रिटिसिज्म में रहते हैं, डाउट में रहते हैं। और वो क्यों रहते हैं? क्योंकि देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम में ब्यूटी को लेकर किस तरह का एक आबो हवा बनाई जा रही है, और ये पूरी दुनिया में इसका लगातार आलोचना भी हो रही है। इनफैक्ट जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, दूसरी जो इस तरह की कंपनियां हैं, उनमें लगातार उनकी इंटरनल रिसर्चेस में ये बात सामने आई है कि आप बच्चों में आप किस तरह की मनोवृत्ति को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये, इन सब से तो हमें बचना ही है। लेकिन बालों की सेहत, डॉक्टर अंशुमान, ये अब हमारे जीवन का एक इंटीग्रल हिस्सा बन गया है। हमारी स्किन की सेहत हमारे जीवन का एक इंटीग्रल हिस्सा बन गया है। हर किसी को अपनी त्वचा को सुरक्षित और सेहतमंद बनाए रखने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। उसी तरह से बाल भी हैं कि अगर आपने वक्त रहते बालों के लिए केयर की होती, उनकी सही तरीके से नॉरिशमेंट किया होता, तो फिर आपको बाल झड़ने, टूटने या कमज़ोर बालों जैसी शिकायतें नहीं आती। तो फिर ऐसे में क्या करें इंसान? क्या सिर्फ हर्बल हो जाए? जो केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या क्या किया जाए? क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह की रिपोर्ट्स के बाद। दीपक जी, बिल्कुल ये कंफ्यूजन मैं दूर किए देता हूं। सबसे पहले तो समझ लें जो आपका एरिया ऑफ कंसर्न है, जिसमें स्कैल्प मतलब जहां बाल आपके हैं सर के ऊपर, होंठ, लिप्स जिसपे लिपस्टिक, लिप बाम इस तरह की औरतें इस्तेमाल करती है, एंड प्राइवेट पार्ट्स, 3 जगह की स्किन हमारी सबसे ज्यादा वैस्कुलर होती है। और किसी भी केमिकल का इस्तेमाल आप आम त्वचा पे करते हैं या इन त्वचा पे करते हैं, इन त्वचा से आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। पहला इंफॉर्मेशन। दूसरी बात कि जो भी केमिकल या जो भी प्रोडक्ट आप लगाते हैं, बाहर से चमकाने के लिए या पेंट करने के लिए लगाते हैं, उसका पोषण से कोई लेना देना नहीं। पोषण कहां से मिलता है? अंदर से। जो ब्लड सर्कुलेशन मिल रहा है उसमें क्या पोषक तत्व आप ले रहे हैं, उनके लिए सुझाव है गुड हाइड्रेशन, पानी की कमी ना हो। हर मनुष्य प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी पिए। एंटीऑक्सीडेंट की कमी ना हो, मिनरल्स की कमी ना हो, विटामिन की कमी ना हो, और ये नेचुरल सोर्स से आप अगर लेते हैं, ये सारी चीजें, स्किन में झुर्रियां नहीं आना, अगर योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई फेस के एरिया में होगा, फेस की स्किन ग्लो करेगी। अगर शीर्षासन जैसे योगासन करते हैं, हेयर स्कैल्प एरिया का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ये होगा। तो नेचुरल तरीके से आप अपनी सुंदरता को कॉस्मेटिक से ज्यादा उभार सकते हैं। कॉस्मेटिक सिर्फ ऊपर का पेंट है, उसका पोषण से कोई लेना देना नहीं। पोषण आपके शरीर के अंदर से जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, और मुझे लगता है कि बॉटम लाइन यही है, आज की चर्चा का सार यही है कि आप सेहत की, नॉरिशमेंट पर ज़रूर ध्यान दें, अपने बालों की, अपनी त्वचा की सेहत पर ज़रूर ध्यान दें। लेकिन जो आंतरिक नॉरिशमेंट जो है, जो न्यूट्रिशन आपको अंदर से मिलना चाहिए, जो अंदरूनी मिलना चाहिए, उसका सब्स्टिट्यूट बाहरी प्रोडक्ट्स नहीं हो सकते, और वो आपके लिए ख़तरनाक भी हैं। उसके लिए क्या करना है? ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, स्ट्रेस से दूर रहना है, अच्छी लाइफस्टाइल अपनानी है, हाइड्रेशन का इस्तेमाल करना है। डॉक्टर अंशुमान और हम इस पर बहुत बार चर्चा भी कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, और थोड़ा सा सोच भी बदलनी होगी हमें अपने ब्यूटी और ख़ुद के बारे में, जो ब्यूटी का पूरा आइडिया है उसके बारे में भी सोच बदलनी होगी, इंडिविजुअल्स को भी और सोसाइटी को भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई एक और रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। क्या कैफीन के ज्यादा इस्तेमाल से बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? एक स्टडी में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं। रिसर्च के मुताबिक ज्यादा चाय कॉफी के सेवन से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। दरअसल बॉडी में कैफीन की ज्यादा मात्रा इंसुलिन और कोर्टिसोल लेवल को बढ़ाने का काम करती है। इसके बढ़ने से बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाता है, जो हार्ट डिजीज और ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को भी बढ़ा सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं तो चौकन्ना हो जाइए, इसकी कैफीन आपको बीमार कर सकती है। बॉडी में कैफीन की ज्यादा मात्रा से बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट की बीमारी को बढ़ाने का काम करता है।
इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि बॉडी में कैफीन सीधे तौर पर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, लेकिन ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल तनाव पैदा करता है। तनाव बढ़ने से बॉडी में कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देता है। इसके अलावा कैफीन बॉडी में इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाने का काम करता है। बढ़ी हुई इंसुलिन भी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करती है। स्टडी में पाया गया है कि कॉफी में पाए जाने वाला कैफस्टोल और कहवियोल बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। खासकर अनफिल्टर्ड और फ्रेंच प्रेस कॉफी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की आशंका ज्यादा रहती है, जबकि इंस्टेंट और फिल्टर कॉफी में इसका खतरा कुछ हद तक कम होता है। रिसर्च के मुताबिक 4 हफ्ते तक दिन भर में 5 बार फ्रेंच प्रेस कॉफी पीने से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल 6 से 8% तक बढ़ जाता है। एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉफी में डाइटरपीन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो बॉडी में उन तत्वों को बनने से रोकता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। इससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। हमारी बॉडी में गुड और बैड 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। बॉडी में हेल्दी सेल्स के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल काम करते हैं, जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत के लिए घातक है। दरअसल बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के चलते रक्त कोशिकाओं में फैट जमा हो जाता है, जिससे कोशिकाओं में खून का बहाव काफी कम हो जाता है और कई बार ये बेहद घातक हो जाता है। कुछ मामलों में ये फैट छोटे छोटे क्लॉट्स में टूट जाता है और ब्लड फ्लो को पूरी तरह से रोक देता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हार्ट और नर्वस सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से कई बार शरीर के अलग अलग हिस्सों में नसों के ऐंठने की शिकायत होती है, जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का संकेत है। आपने चाय कॉफी कम कर दी और ये मान लिया कि अब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, तो भी आप गलत हैं। कैफीन के अलावा फैटी फूड, एक्सरसाइज नहीं करने के साथ मोटापा और स्मोकिंग भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने के लिए कैफीन से परहेज तो करना ही होगा, साथ ही जंक फूड से दूरी बनाकर रखना होगा और नियमित एक्सरसाइज भी करना होगा। ये उपाय आपको बैड कोलेस्ट्रॉल से बचाने में कारगर साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में आज बजट की चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने बजट की विशेषताओं को एक के बाद एक बार फिर से दोहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, बजट में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। साथ ही वित्त मंत्री ने विपक्षी पार्टियों को नसीहत भी देते हुए कहा कि बजट पर नफरत की बातें न की जाएं। हम वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते, सबका साथ सबका विकास करते। जिनका एलिजिबिलिटी हो फेलोशिप के लिए, चाहे वो कुछ भी मजहब का हो, कम्युनिटी का हो, लैंग्वेज का हो, उन सबको फेलोशिप मिलता है किसी ना किसी हेड पर, ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, सोशल वेलफेयर के द्वारा, कोई ना कोई कैटेगरी द्वारा सबको मिलता है। जी बिजनेस यूं तो अपने जॉनर में सालों से नंबर 1 रहा है, मगर बजट का वक्त ऐसा होता है जब वो बिजनेस जॉनर ही नहीं बल्कि जनरल न्यूज जॉनर में भी नंबर 1 हो जाता है। यूट्यूब एनालिटिक्स जो हैं उनके जो डेटा है वो भी यही बताते हैं और जितने भी एनालिस्ट हैं वो यही बताते हैं कि बजट स्पीच के दौरान जी बिजनेस देश के सभी चैनल से आगे था। बिजनेस चैनल्स की दुनिया में भी वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों से 2 गुने से ज्यादा के मार्जिन से आगे रहा। लगातार पिछले 5 साल से हमारे सारे दर्शकों के भरोसे की बदौलत हमारे सारे जो पैनल पे एक्सपर्ट्स आपको दिख रहे हैं, जिस तरह की बजट स्टॉक एक्सचेंज, बजट महासभा और जो आयोजन हम लगातार 5 सालों से करते आ रहे हैं, उसके चलते जी बिजनेस अनडाउटेडली नंबर 1 है और बड़े मार्जिन से नंबर 1 है। और मैं कुछ आपको आंकड़े देना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि बजट पूरा देश कहाँ देखता है। यूट्यूब पर जी बिजनेस की बजट कवरेज को सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है और ये सबसे ज़्यादा लोगों से मेरा मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस चैनल से कंपेयर कर रहे हैं। साल में एक ही दिन ऐसा होता है जब हम जनरल न्यूज़ चैनल से भी बड़े होते हैं और वो बजट स्पीच के दौरान और बजट के दिन होते हैं। तो बजट की स्पीच के दौरान
आपके चहेते चैनल को, यूट्यूब का ये एनालिसिस आपके सामने डेटा के साथ है, हम आज तक से भी बड़े थे। वाह, जी हाँ, उस बजट के स्पीच के दौरान हम आज तक से भी बड़े रहे। तो जनरल न्यूज़ चैनल के साथ तो बिजनेस चैनल के साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और इसलिए मैं ये आपको डेटा जो दिखा रहा हूँ, डेटा बिल्कुल उसके साथ दिखा रहा हूँ जो आपके सामने प्रूफ है ये, और ये दिखाना इसलिए ज़रूरी ताकि आपको ये लगे। जनरल न्यूज़ चैनल से भी हम बड़े रहे, बिजनेस चैनल से भी सबसे हम बड़े हैं। यूट्यूब पर जी बिजनेस का बजट कवरेज लगभग 22 लाख लोगों ने देखा है। लगभग 22 लाख लोगों ने यूट्यूब पर जी बिजनेस के बजट कवरेज को देखा है। कुछ और ऐसी एजेंसीज हैं जो ट्रैक करती है बजट के दिन के डेटा, विडिल क्यू और डेटा बीइंग्स, ये दो और ऐसी कंपनियां इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं जिनके डेटा आप अगर देखें, आपके सामने ये डेटा आ रहे हैं, ये डेटा भी आपको ये बता रहे हैं कि बजट के दिन जी बिजनेस उनसे कहीं ज़्यादा आगे। व्यू कितने आप देखिए, 50 लाख। जी हाँ, हाँ 50 लाख। तो अगर आपको कोई कहे 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, ये 50 लाख व्यू आपके सामने आपको नजर आएंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, काफ़ी लोग कंपेयर कर रहे हैं कि अलग अलग एजेंसीज की तरफ से अलग अलग डेटा आते हैं, और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी सवाल करते हैं, पता नहीं चलता नंबर 1 कौन है। एग्जैक्टली, करेक्ट। वो बोलते हैं कि ऐसा लगता है हर आदमी नंबर 1 है। उनका कंफ्यूजन होना जाहिर सी भी बात है। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ हमारे एनालिस्ट को भी, दर्शकों को भी, आपको भी। एक तरफ यूट्यूब है और यूट्यूब पे आपको 22 लाख दर्शक दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ एक प्ले बोर्ड है जो 7 लाख। क्या आपने आज से पहले कभी प्ले बोर्ड का नाम सुना? नहीं सर, कभी नहीं। हमने से किसी नहीं सुना है क्या ये? 50 तरह की रेटिंग एजेंसीज होती है, उन्होंने कहाँ से डेटा लिए, क्यों लिए, पता नहीं। यूट्यूब जहाँ 22 लाख बोल रहा है, यूट्यूब एनालिटिक्स 22 लाख बोल रहा है, वो बता रहे हैं हमारे 7 लाख व्यू हैं। और वहाँ से अगर आप कंपेयर करके कहीं से एक डेटा निकाल लें और बता दें कि कोई भी चैनल नंबर 1 है, तो ऐसा है नहीं। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है दीप नंबर 1 बनने के लिए, टिके रहने के लिए, और लंबे समय तक काम करना पड़ता है। इतना आसान है नहीं। आप जैसे हमारी टीम जैसे डेडिकेटेड लोग चाहिए, ऐसे एक्सपर्ट चाहिए, तब जाकर होता है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि आप उन डेटा को देखिए जो एक्सेप्टेड है, जो आप रोज देखते हैं। यूट्यूब आपको पता है, फेसबुक आपको पता है, फेसबुक के डेटा देखिए, कहीं को दूर दूर तक कंपटीशन नहीं है। डेटा बीइंग्स देखिए, डेटा बीइंग्स खुद अपने डेटा में बता रहे हैं कि हम आज तक से बड़े हैं। तो ये सारे डेटा हैं जो आपके लिए भरोसे लायक हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। करेक्ट। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि उन्हें क्या मिलता है बजट के दिन, किस तरह की तैयारियां होती है और किस तरह की रियल टाइम बेसिस पर एनालिसिस मिलता है जो आपके सामने है। इसलिए सिर्फ क्या लिखा हुआ है वो ना देखें, डेटा में जाएं, घुसें, डिटेल में देखें, आपको समझ में आएगा। कंपैरिजन करें, आपके सामने डेटा है, डेटा के ग्रेब हैं, यूट्यूब सोर्स है जो सबसे भरोसेमंद, सबसे रिलायबल है। अगर यूट्यूब पर भरोसा नहीं, किसी और पर है तो एक अलग बात है। जो प्लेटफॉर्म है उसी का डेटा अगर दिखा, एग्जैक्टली, हम उसी का डेटा दिखा रहे हैं और वो आपके सामने है। तो इसलिए साल का सबसे अहम दिन जो बाजार का होता है वो होता है बजट। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ दीप, मार्केट आवर्स में तो कहीं कोई दूर दूर तक मुकाबला ही नहीं, तो खैर नो डाउट। इवनिंग की हमारी प्रोग्रामिंग थोड़ी अलग तरह की है। हम नीट एंड क्लीन प्रोग्रामिंग देते हैं, न कि पॉलिटिकल डिस्कशन और ये हल्ले गुल्ले वाली बहस। इस वजह से हमें कई बार इवनिंग बैंड में हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है टीआरपी पर, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम साफ सुथरा अच्छा कंटेंट देना चाहते हैं। हम बिजनेस चैनल है, जनरल न्यूज़ चैनल नहीं। ये सब तरह की बहस और इस तरह की चीज़ों के लिए जनरल न्यूज़ 50 है आपके पास, जहाँ जाकर जो देखना चाहें देख सकते हैं। बिजनेस चैनल पर बिजनेस की न्यूज़ होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और इसलिए हम कोई किसी तरह की पॉलिटिकल डिबेट्स वगैरह नहीं करते, और उससे हमें नंबर्स कम भी आते तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, हम क्वालिटी कंटेंट के साथ रहना चाहते हैं। तो इसके लिए एक बार फिर से हमारी पूरी टीम, हमारे सभी एक्सपर्ट्स और हमारे सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। लगातार 5वें साल सारे बिजनेस चैनल्स में और बजट स्पीच के दौरान जनरल न्यूज़ चैनल से भी ज़्यादा बड़ा आपने जी बिजनेस को बनाया। थैंक यू सो मच। सीबीआईसी चेयरमैन विवेक जौहरी ने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के 72वें बैच के पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इस दौरान सीबीआईसी चेयरमैन जौहरी ने नए आईआरएस ऑफिसर्स को सर्टिफिकेट्स दिए। इस मौके पर सीबीआईसी चेयरमैन ने नए ऑफिसर्स से उम्मीद जाहिर की कि वो टैक्स बेस को बढ़ाने के साथ ही मॉडर्न तरीके से टैक्स चोरी रोकने में मदद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग के एचआर पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं और ऑफिसर्स को प्रमोशन के समय पर मिले, इस पर भी लगातार काम किया गया है। विभाग के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं इनमें सब में इनको अच्छा प्रशिक्षण दिया गया है इनका,
ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हुआ है, इनका पुलिस एकेडमी और आर्म्स ट्रेनिंग वगैरह भी हुआ है। तो सभी क्षेत्रों में हमने ध्यान दिया है कि इनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो, क्लासरूम ट्रेनिंग भी हो। तो इनके लिए मेरा यही संदेश है कि अब पूरी निष्ठा से और सच्चाई से ये फील्ड में जाएं। इनको पोस्टिंग ऑलरेडी दी जा चुकी हैं और जो डिपार्टमेंट के आगे चुनौती है राजस्व एकत्रित करने की, एंटी स्मगलिंग का काम है, कंप्लायंस बढ़ाने का काम है, उस सब में अपनी अपनी भूमिका निभाएं। कल से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में फॉर्मूला ई रेस इवेंट की शुरुआत होने जा रही है। यह पहली बार है कि देश में विश्व प्रसिद्ध फॉर्मूला ई कार रेस का आयोजन हो रहा है। इस रेस में टीसीएस, जैगुआर, मैक्लरेन, पोर्श, मासेराती, निसान, कुपरा, डीएस और भारत की जानी मानी कंपनी महिंद्रा जैसी कंपनियां अपनी कारों को उतार रही हैं। इस रेस में और क्या होने वाला है खास, जानते हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल से। हम यहाँ हैदराबाद में हैं जहाँ इंडिया की पहली फॉर्मूला ई रेस होने जा रही है। सो इट्स अ वेरी वेरी हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडिया। फॉर्मूला ई में पार्टिसिपेशन भी जबरदस्त है। 11 टीम्स हैं, 22 ड्राइवर्स हैं और स्पॉटलाइट ऑफ कोर्स फ्रॉम द इंडिया पर्सपेक्टिव इज महिंद्रा एंड टाटा। जी हाँ, दोनों की टीम्स पर खास नजर है और उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा वो हम देखेंगे। क्विकली बता दूं, फॉर्मूला ई रेस कैसे डिफरेंट है फ्रॉम फॉर्मूला 1। वेल, दिस इज एन ऑल इलेक्ट्रिक प्ले एज यू नो, व्हिच इज सिग्निफाइंग सस्टेनेबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, द फ्यूचर, और उसी का इसमें महत्व है। 2.8 किलोमीटर्स का ये ट्रैक है जहां पर रेस होगी। 18 टर्न्स है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, सो वी विल सी हाउ ऑन द फाइनल डे दीज टीम्स विल परफॉर्म। क्विकली गाड़ियों के बारे में मैं बता दूं, यहाँ पर आपको 250 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ ही कार्स हैं। सारी गाड़ी ये स्पेसिफिकेशन को मीट करती है। साथ ही इनकी स्पीड्स 280 किलोमीटर्स पर आवर की एक स्पीड लिमिट यहाँ पर रखी गई है। ओवरऑल एक्साइटमेंट इज ऑफ कोर्स ग्रोइंग। इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक रेस है। जिस तरह से हम देख रहे हैं एट द ग्लोबल लेवल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग, सो लॉट ऑफ बज़ हियर इन द सिटी ऑफ हैदराबाद। वील कीप यू पोस्टेड विद ऑल द एक्शन फ्रॉम द ग्राउंड जीरो। इसरो ने आज सुबह 9:18 पर अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV को सफलतापूर्वक लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। SSLV D2 अपनी दूसरी कोशिश में 15 मिनट की उड़ान के बाद 3 सैटेलाइट्स लॉन्च करने में कामयाब रहा। इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से SSLV D2 की सफल लॉन्चिंग की। SSLV भारत का सबसे छोटा और नया रॉकेट है। इसे 7 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया था, लेकिन आखिरी स्टेज में एक्सेलेरोमीटर में गड़बड़ी होने की वजह से दोनों गलत ऑर्बिट में पहुंच गए थे। लेकिन पहली बार इस रॉकेट की लॉन्चिंग सफल थी। पिछली बार की कमियों में सुधार करते हुए इसरो फिर से लॉन्चिंग कर रही SSLV D2 अपनी 15 मिनट की उड़ान के दौरान 3 उपग्रहों को 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित करने की कोशिश करेगा। SSLV लॉन्च ऑन डिमांड के आधार पर पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों के प्रक्षेपण को पूरा करता है। SSLV D2 34 मीटर लंबा, 2 मीटर डायमीटर वाला यान, जिसका वजन 150 टन है। ये अंतरिक्ष के लिए कम लागत से मिशन को पूरा करता है। लॉन्चिंग से पहले कल इसरो की टीम ने मंदिर में दर्शन किए थे और सफल लॉन्चिंग की प्रार्थना की थी। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21,000 के पार पहुंच गई है। तुर्की के 3 शहर नुर्दगी, कहमनमरस, गाजियाटेप में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जहाँ मलबा हटाया नहीं जा पाया है। मदद के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने एक बच्ची की जान बचाई। भारतीय सेना भी तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, जिसकी एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में तुर्की की एक महिला भारतीय सेना के एक अफसर को मदद करने के लिए गले लगाकर शुभकामनाएं दे रही है। तुर्की में आए भूकंप के बाद हालात कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। राहत कर्मी मलबे को हटाने के साथ इस संभावना की भी तलाश कर रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति जीवित न बचा हो। इस बीच एक बच्चे की तस्वीर वायरल हो रही है। मलबे से निकाले जाने के बाद इसके चेहरे पर मुस्कान है। तुर्की में भूकंप के बाद अब तक कई बच्चों को सही सलामत बचाया जा चुका है। इजराइल से तुर्की आकर काम कर रहे बचाव कर्मियों ने 65 साल के एक बुजुर्ग को मलबे से निकाला। तुर्की राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन ने गाजियान्तेप में राहत काम का जायजा लिया।
तुर्की के कैमनमरस, गाजियान्तेप और नुर्दगी में भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। तुर्की में भारत का ऑपरेशन दोस्ती जारी है। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। तुर्कियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और हजारों की संख्या में अब तक लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों की संख्या में लोग घायल हो चुके हैं। यह आंकड़ा कहां पर जाकर रुकेगा किसी को नहीं पता। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तुर्की। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग जी इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिए। नमस्कार।